ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डूंगरपुर रियासत के महारावल जसवंत सिंह का राज्य छीनकर उसे बलपूर्वक वृंदावन भेजे जाने की घटना का वर्णन किया था। जब ईस्वी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने राजपूताने के देशी राज्यों से अधीनस्थ सहायता की संधियां की थीं, तब यह शर्त अनिवार्य रूप से रखी गई थी कि कंपनी सरकार देशी राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। किंतु इन संधियों के लागू होते ही कंपनी सरकार के अधिकारियों ने इस शर्त को भुला दिया और कंपनी के अधिकारी हर देशी राज्य में हस्तक्षेप करने लगे। बहुत जल्दी ही कंपनी सरकार ने यह स्थिति प्राप्त कर ली कि वह अपनी मर्जी से किसी भी राजा को उसके राज्य से हटा सकती थी और अपनी पसंद के राजकुमार या सामंत को राजा बना सकती थी। इस कारण बहुत से अंग्रेज अधिकारी कंपनी सरकार पर दबाव बनाने लगे कि राजाओं को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, अतः देशी राज्यों को समाप्त करके उन्हें कंपनी सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ले लिया जाना चाहिए। ईस्वी 1825 में सर जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस बात की वकालत की कि देशी राज्यों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, किंतु कंपनी के पुराने प्रशासक इस बात से सहमति नहीं रखते थे। सर जॉन मैल्कम ने इस विचार का प्रबल विरोध करते हुए कहा कि देशी राज्य हमारी दया पर निर्भर हैं तथा वे ही भारत में हमारी वास्तविक शक्ति हैं। इस शक्ति का अनुमान हमें तब तक नहीं होगा जब तक कि हम उसे खो नहीं देंगे। ईस्वी 1818 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी राज्यों को अपने अधीन रखा। इस काल में कंपनी के अधिकारियों ने देशी राज्यों पर अपनी प्रभुसत्ता जताने के लिए कई उपाय किए। ईस्वी 1831 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक अजमेर आया। उसने पॉलिटिकल एजेंटों से कहलवाया अपने अपने क्षेत्र के देशी राज्यों के शासकों को अजमेर दरबार में भेजें। उदयपुर का महाराणा जवान सिंह भी अजमेर बुलवाया गया। अपनी तथा अपने राज्य की परिस्थितियों से विवश होकर महाराणा को अजमेर जाना पड़ा। यह राजपूताने की राजनीति में बड़ा परिवर्तन था। उससे पहले कोई भी महाराणा किसी भी अन्य बादशाह या शासक के दरबार में नहीं गया था। कंपनी सरकार द्वारा ईस्वी 1832 में राजपूताना की रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजेंट टू दी गवर्नर जनरल फॉर राजपूताना का पद बनाया गया, जिसे राज्यों में एजीजी कहा जाता था। राजाओं से कहा गया कि वे एजीजी के कोर्ट में अपने वकीलों की नियुक्ति करें जो अजमेर में रहकर एजीजी के संपर्क में रहें, ताकि एजीजी उन्हें राज्य के संबंध में दिशा निर्देश दे सकें। अंग्रेज व्यापारिक उद्देश्यों से भारत में आए थे, किंतु व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें भारत की राजनीति में प्रवेश करना पड़ा था। इस कार्य में उन्हें जबरदस्त ऊर्जा लगानी पड़ी। अंग्रेजों की सफलताएं भी अद्वितीय थीं। धीरे धीरे वे भारत में शासक शक्ति बन गए। ईस्वी 1833 में चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गईं तथा उसने भारत सरकार के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया। जब ईस्वी 1848 में लॉर्ड डलहौजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आया, तब उसने घोषणा की कि भारत के समस्त देशी राज्यों के अस्तित्व की समाप्ति कुछ समय की बात है, क्योंकि देशी शासकों के भ्रष्ट और अत्याचारी प्रशासन की अपेक्षा ब्रिटिश प्रशासन काफ़ी बेहतर है। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति ने देशी राजाओं की नींद छीन ली। वे स्वयं को ठगा हुआ अनुभव करने लगे। डलहौजी की इस नीति का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश माल का निर्यात बढ़ाना था। डलहौजी का विश्वास था
कि भारत के देशी राज्यों में ब्रिटिश माल का निर्यात कम होने का मूल कारण उन राज्यों में भारतीय शासकों का कुप्रशासन है। डलहौजी का विचार था कि देशी राजाओं से भारत में ब्रिटिश विजय को सरल बनाने का काम लिया जा चुका है और अब उनसे पिंड छुड़ा लेना लाभप्रद होगा। इसके लिए उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का आविष्कार किया और देशी राज्यों को हड़पना आरंभ कर दिया। यहाँ यह समझ लेना समीचीन होगा कि इस काल में अंग्रेजों द्वारा संरक्षित देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के उतने ही अभिन्न हिस्से थे जितने कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्षतः प्रशासित क्षेत्र। इसलिए देशी राज्यों को बनाए रखना या अंग्रेजी राज्य में मिला लेने का प्रश्न उस समय में कोई अधिक प्रासंगिक नहीं रह गया था। भाग्यवश राजपूताने का कोई भी राज्य डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की भेंट नहीं चढ़ा, जिसका लाभ आगे चलकर 20वीं शताब्दी में राजपूताना के राजाओं, ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों तथा मुस्लिम लीग के नेताओं को मिला और वे आधी शताब्दी तक भारत की राजनीति में छाए रहे। ईस्वी 1857 के आने तक राजपूताना की सभी देशी रियासतों पर अंग्रेजों ने अपना शिकंजा पूरी तरह कस लिया था। अब राज्यों के पास अपनी सैन्य शक्ति कुछ भी शेष नहीं बची थी। देशी राजाओं की स्थिति यह हो चुकी थी कि एक तरफ तो वे अंग्रेज अधिकारियों के शिकंजे में कसे जाकर छटपटा रहे थे, तो दूसरी ओर उन्हें यह भी स्पष्ट भान था कि यदि देशी राजाओं को बने रहना है तो अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्हें हर संभव उपाय करना होगा। कॉलिंस एवं लेपियरे ने लिखा है, जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों का राज्य फैलता गया, वैसे वैसे अंग्रेजों के मन में यह विश्वास जड़ जमाता गया कि गोरी जाति श्रेष्ठ और ऊंची है, काले भारतीय नीच और मूर्ख हैं। उन पर शासन करने की जिम्मेदारी ईश्वर नामक रहस्यमय शक्ति ने अंग्रेजों के ही कंधों पर रखी है। अंग्रेज वह जाति है जो केवल जीतने और शासन करने के लिए पैदा हुई है। सर थॉमसन मुनरो ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स को 11 अगस्त 1857 को लिखे एक पत्र में लिखा कि घरेलू अत्याचार तथा पारदेशिक आक्रमण से सुरक्षा भारतीय नरेशों के लिए महंगी पड़ी है। उनको अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय आचरण तथा जो कुछ मनुष्य को आदरणीय बनाता है इत्यादि का बलिदान करना पड़ा है। इस स्थिति से राज्यों में द्वैध शासन जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि राज्यों में अराजकता फैलने लगी और ईस्वी 1857 में लगभग पूरे देश के देशी राज्यों में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह हो गया। राजपूताने में भी विद्रोह की चिंगारी बड़ी तेजी से फैली, किंतु देशी राजाओं के सहयोग से इस विद्रोह को शीघ्र ही कुचल दिया गया। वस्तुतः राजपूताना ने ही अंग्रेजी शासन को 1857 में जीवन दान दिया था। ईस्वी 1857 में देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भले ही लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए आविष्कृत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की चेष्टाएं तथा अपने ही भारतीय सैनिकों के प्रति भेदभाव युक्त कार्यवाहियां जिम्मेदार थीं। किंतु राजपूताने में उत्पन्न स्थितियों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अपितु भारतीय रजवाड़ों तथा उनके अधीन आने वाले ठिकानों का आपसी संघर्ष जिम्मेदार था। यही कारण था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के कारण ईस्वी 1857 में पूरे देश में सैनिक विद्रोह हुआ, तो उसे स्थानीय जागीरदारों तथा गिने चुने असंतुष्ट राजाओं का सहयोग मिला, जबकि अधिकांश बड़े राजाओं ने अंग्रेज शक्ति का साथ दिया। 1857 की क्रांति में राजाओं की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए बूंदी के राजाश्रित कवि पंडित सूर्यमल मीसण ने 1857 में पीपल्या के ठाकुर को एक पत्र लिखा, जिसमें वे कहते हैं, इस क्रांति ने अंग्रेजों को 40 से लेकर 60-70 वर्ष पीछे धकेल दिया है, तो भी ये राजा लोग कायरता दिखा रहे हैं और अंग्रेजों की गुलामी करते हैं। परंतु मेरी बात आप याद रखिए कि जो इस बार अंग्रेज रह गया तो वही सर्वशक्तिमान हो जाएगा।
पृथ्वी का मालिक कोई नहीं रहेगा, सब ईसाई हो जाएंगे। इसलिए यदि दूरदर्शिता से विचार किया जाए तो ऐसा करने से लाभ किसी को नहीं होगा, पर ऐसा कोई सोचे तब न। सूर्यमल मिश्रण ने ईस्वी 1858 में नामली के ठाकुर बख्तावर सिंह को लिखे एक पत्र में अपने अंतर्मन की वेदना प्रकट की है। वे लिखते हैं, म्लेच्छों का इरादा ऐसा दिखाई पड़ता है कि यदि इस बार रह गए तो आर्यावर्त को परतंत्र कर ही डालेंगे और किसी हिंदू के पास कोई जागीर या ठिकाना नहीं रह जाएगा। परमेश्वर की इच्छा भी ऐसी ही जान पड़ती है कि आर्य न रहे, क्योंकि इस समय के क्षत्रियों को सब विपरीत बातें ही अनुकूल जान पड़ती हैं। अगली कड़ी में देखिए, राजाओं एवं जागीरदारों के आपसी संघर्ष की अभिव्यक्ति थी 1857 की क्रांति। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा नोटिफिकेशन का आइकन ऑन करें ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। जय हिंद।